गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन कौन ज्वाइन कर लिया है? सभी लोग अपना अटेंडेंस मार्क करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे लाइव क्लासेस, उनके लिए राजगीर आने के बाद एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास अरेंज होगा। और ये भी है कि आज डिटर्मिनेंट पढ़ाने के बाद ये जो लाइव वीडियो चल रही है डिलीट कर दिया जाएगा। तो जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में नहीं देख पाएंगे, तो बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। तो ये जो रिकॉर्डेड पड़ा रहता है यूट्यूब पे, इसको आज डिलीट कर दिया जाएगा, फिर दोबारा नहीं देख पाएंगे। देखो, डिटर्मिनेंट क्या होता है? ठीक है। जैसे मैट्रिसेस हम लोग पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट शुरू होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो जैसे मैट्रिसेस में क्या था, मैट्रिसेस नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था। सिमिलरली डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, वैसे ही एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है। तो मैट्रिसेस में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे अरेंज कर रहे थे, या फिर ये वाला स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अरेंज करते हैं मैट्रिसेस के केस में। अब डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि ये जो भी नंबर हैं इनको दो वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी नंबर होंगे उनको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में अरेंज करेंगे। ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होगा ये स्क्वायर फॉर्म में होगा। जैसे मैट्रिसेस में हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में क्या होगा, जो भी अरेंजमेंट होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। स्क्वायर फॉर्म में कहने का मतलब है कि जैसे ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर फॉर्म में। या फिर ऐसा अरेंजमेंट होगा 1 2 3 4। ठीक है। ये एक स्क्वायर फॉर्म में ऐसे अरेंज होता है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और डिटर्मिनेंट को सिंपली ऐसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा और ये वर्टिकल लाइंस और उसके बीच में ये नंबर का स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट। सिमिलरली दूसरा, ये डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4, नंबर्स का वर्टिकल लाइंस के बीच में तुम्हारा स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट। तो इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मैट्रिसेस था तो मैट्रिसेस में बस अरेंजमेंट कर दिए थे, उसके आगे कुछ डिफाइन नहीं हुआ था कि बस अरेंज कर दिया तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। अब यहां पर डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि नंबर्स को ऐसे तुम स्क्वायर फॉर्म में दो वर्टिकल लाइंस के बीच तो अरेंज कर दिए। अब ये जो भी अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट ये एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है। ये जो भी है ये पूरा एक वैल्यू होता है, ये पूरा एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होगा, यानी इसका एक वैल्यू आता है। डेल्टा जो है ये एसोसिएटेड होगा
टू अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, ये दोनों एक स्केलर वैल्यू को एसोसिएट करता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंस समझ में आया। मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, मैट्रिसेस जो है उनका एक रेक्टेंगल में अरेंजमेंट करते हैं, और वहां पर अरेंजमेंट तुम्हारा स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है और रेक्टेंगल के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि नंबर्स को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में अरेंज करोगे, लेकिन ये जो अरेंजमेंट होगा ये स्क्वायर फॉर्म में ही होगा, स्क्वायर के अलावा और किसी फॉर्म में अरेंज नहीं करेंगे। और ये एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होता है। मैट्रिक्स एक वैल्यू से एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट एक वैल्यू से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट है, जैसे मैट्रिसेस का रोज और कॉलम था, वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी होता है। डिटर्मिनेंट में भी रो होगा और इसमें भी कॉलम होगा। जैसे एक डिटर्मिनेंट ये ले लिया, डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है। देखो स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका ये वाला पूरा, इसको हम रो बोलेंगे। ये हो जाएगा रो 1, जैसे मैट्रिसेस के केस में होता है सेम वैसे। ये हो गया रो 1, सिमिलरली ये हो जाएगा रो 2। ये हॉरिजॉन्टल जो है पूरा अरेंजमेंट, इसको हम रो बोलेंगे, रो 2। और सिमिलरली ये हो गया रो 3। ये हो जाएगा रो 3। ठीक है, और सिमिलरली तुम्हारा कॉलम भी हो जाएगा इसमें। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। तो इसमें ये जो वर्टिकल ऐसे अरेंजमेंट है, इसको हम कॉलम बोलेंगे। ये सब कॉलम होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, और ये हो जाएगा कॉलम 3। तो ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये रो में आएगा, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रो है और जो नंबर ऑफ कॉलम है, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। जितने नंबर ऑफ रो होगा उतने नंबर ऑफ कॉलम होगा, तभी तो एक स्क्वायर फॉर्म बनेगा। हमें डिटर्मिनेंट को एक स्क्वायर फॉर्म बनाना है, तो इसका जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल करना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। जैसे यहां पर देख भी सकते हो, ये डिटर्मिनेंट था, इसमें जो नंबर ऑफ रो है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, अगर ये लिखा है 1 2 3 4 5 6, क्या ये डिटर्मिनेंट होगा? ये जो लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, क्या ये डिटर्मिनेंट होगा? इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा। देखो वर्टिकल लाइंस के बीच तो अरेंज है नंबर्स, ठीक है, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, लेकिन अरेंजमेंट स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? नॉट इन स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वही होगा जो स्क्वायर फॉर्म में होगा, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैट्रिसेस का ऑर्डर था, वैसे ही सेम डिटर्मिनेंट का भी ऑर्डर होता है। तो सपोज करो कोई एक डिटर्मिनेंट है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसमें देखो तो 3 रो है और इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम है,
तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, जैसे डिटर्मिनेंट के केस में लिखते हैं 3/3, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 3/3 हो जाएगा। या फिर सिंपली इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोलेंगे, जैसे इसको हम सिंपली थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोलेंगे या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट या फिर 3/3 ऑर्डर या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 लिखा है, यानी इसमें 3 ये एक, इसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट लिखा है 1 2 3 4, तो इसमें देखो तो 2 रो है, तो 2 रो है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो जाएगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब जैसे ये डिटर्मिनेंट लिखा गया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है, तो इसमें देखो 4 रो है, तो 4 रो है तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जितने रो होंगे या फिर जितने कॉलम, रो और कॉलम तो सेम होते हैं, तो जितने रो है उसको बोलो उतने ऑर्डर का वो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि अगर एक डिटर्मिनेंट में n नंबर ऑफ रो है, कोई डिटर्मिनेंट जिसमें n रो है यानी n कॉलम भी होगा, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 हो जाएगा या फिर सिंपली उसको हम n ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है ये समझ में आया। अगर ऐसे सिंपल लिख दे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी ये समझना है कि एक डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। मैट्रिसेस के केस में कैसे लिखता था, मैट्रिसेस में तुम्हारा ऐसे लिखता था 3/3 लिखता था, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में बस ऐसे भी लिखेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, बस इतना लिख दिया, ठीक है। और यहां पर मैट्रिक्स के केस में 3/3 लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और अगर मान लो डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ, तुम्हारा डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, n/n या फिर इस और जो भी ऑर्डर है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही पढ़े थे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ये इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। अब दोनों सेम है, नंबर ऑफ रो भी n है, नंबर ऑफ कॉलम भी n है, यानी हो जाएगा n का स्क्वायर। या फिर सिंपली बोलो उस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है उसका स्क्वायर अगर कर दें तो उस डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। या फिर रो का स्क्वायर कर दो, कॉलम जो है उसका स्क्वायर कर दो, तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट का माइनर क्या होगा। जैसे एक बार माइनर और कोफैक्टर क्या होता है ये लोग हम पढ़ चुके हैं, अब आज फिर से पढ़ना है इसी को, ठीक है। आज यही बेसिक पढ़ना है जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, कुछ चीजें नहीं पता है, एक दो चीजें और हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो तुम्हें नहीं पता है, नहीं तो ऑलमोस्ट तुम्हें आता है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर, तो माइनर क्या होगा, तो
जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट के किसी एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। माइनर यानी किसी एक एलिमेंट का वो होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हमें 2 का माइनर निकालना है, हमें फाइंड करना है माइनर ऑफ 2 का माइनर फाइंड करना है, तो 2 का माइनर क्या होगा कि 2 जिस रो में है उस रो को नेग्लेक्ट करो और 2 जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी नेग्लेक्ट करो। उसके बाद जो बाकी बचे 4 7 6 9, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। ऐसे 4 7 6 9, इसका डिटर्मिनेंट अगर ले लोगे तो 2 का माइनर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको नेग्लेक्ट करके जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट अगर निकाल लो तो तुम्हारा उस एलिमेंट का माइनर निकल जाएगा। तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस में 42 माइनस 6, तो 2 का माइनर हो जाएगा माइनस का 6। सिमिलरली अगर मुझे मान लो 8 का माइनर निकालना हो, माइनर ऑफ 8 का माइनर निकालना है, तो 8 का माइनर क्या होगा कि ये जो तुम्हारा जिस रो और जिस कॉलम में है उसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, 8 का माइनर निकालना तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको नेग्लेक्ट करो और जो बाकी एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो हो जाएगा 1 4 3 6, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, 8 का माइनर निकालना था तो नेग्लेक्ट करने के बाद जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो हो जाएगा 6 माइनस में 12, ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो 8 का माइनर हो गया माइनस 6। सिमिलरली एक एलिमेंट और है, किसी एक और एलिमेंट का निकाल लेते हैं। जैसे मान लो 9 का हम माइनर निकालते हैं, तो 9 का अगर माइनर निकालना तो क्या करेंगे, इस वाले रो और इस वाले कॉलम में ये जो है इसको नेग्लेक्ट करेंगे और जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो जैसे अगर हमें माइनर निकालना हो 9 का, तो 9 का जो माइनर होगा क्या हो जाएगा 1 4 2 और 5, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो हो जाएगा 5 माइनस में 8 यानी माइनस का 3। ठीक है, ये समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट हो उसको नेग्लेक्ट करो और नेग्लेक्ट करने के बाद जो बाकी एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो तुम्हारा उस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। ठीक है, किसी एक एलिमेंट का माइनर आएगा। तो यहां पर वही लिखा हुआ है पूरा डेफिनेशन। डेफिनेशन कोई उतना जरूरी भी नहीं है, बस यही है कि अगर मान लो किसी एलिमेंट ए आई जे का तुम्हें माइनर निकालना, कोई एक डिटर्मिनेंट दे दिया, उसके ए आई जे एलिमेंट का माइनर निकालना, तो क्या करेंगे, ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो ये आईथ रो और जेथ कॉलम में प्रेजेंट है, तो आईथ रो और जेथ कॉलम को एलिमिनेट करो। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसका क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट करेस्पॉन्डिंग टू सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो आईथ रो और जेथ कॉलम को नेग्लेक्ट करने के बाद जो बाकी बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो उस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? जैसे मान लो ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
ठीक है, मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट में सपोज करो मुझे 10 का माइनर निकालना है। ये जो 10 है इसका माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ 10। तो 10 का माइनर फाइंड करना तो क्या करेंगे, ये जो 10 जिस रो में प्रेजेंट है उस रो को और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उस कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो इस रो और इस कॉलम को नेग्लेक्ट करने के बाद देखो बचेगा 1, 5 और यहां पर 13, फिर उसके बाद 3, 7 और 15, फिर हो जाएगा 4, 8 और 16। ठीक है, तो 10 का जो माइनर होगा ये आ जाएगा पूरा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारे 10 का माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो उसके किसी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालना, ये समझ में आया। अब जैसे मान लो अगर इसी में अगर मुझे 16 का माइनर निकालना तो क्या करेंगे, ये जो 16 जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो 16 का माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 16 ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 का माइनर। अब एक चीज और ध्यान से देखो कि जो माइनर होता है किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको Mij से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो A11 एलिमेंट का जो माइनर होगा वो हो जाएगा M11। A21 एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम M21 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर Mij का जो माइनर होगा उसको Mij से, Aij का जो माइनर होगा उसको Mij से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया माइनर को कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है वो। अब नेक्स्ट है तुम्हारा कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर। तो अब कोफैक्टर क्या होगा, तो जो कोफैक्टर होता है किसी भी एलिमेंट को, जैसे मान लो A11 ये एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का, इसका कोफैक्टर निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका माइनर निकालो। ठीक है, जो A11 है उसका माइनर निकालो और माइनर निकालने के बाद क्या करो, -1 की पावर में ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसका सम। जैसे ये 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो यहां पर 1 + 1 और यहां पर आ जाएगा M11। ठीक है, तो A11 का जो तुम्हारा कोफैक्टर हो जाएगा हो जाएगा -1 की पावर में 1 + 1 M11 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार पढ़े हुए हो तुम लोग तो एक आइडिया होगा। जैसे मान लो अगर M22 इसका माइनर निकालना हो तो इसका अगर कोफैक्टर निकालना हो तो क्या करूंगा, -1 और उसकी पावर में ये जो 2 + 2 है और इसको इसके माइनर से मल्टीप्लाई कर दूंगा M22। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा ऐसे हो जाएगा, -1 इसकी पावर में 2 + 2 M22। ठीक है, और जो कोफैक्टर है उसको मैं C22 से रिप्रेजेंट करूंगा। A22 का जो कोफैक्टर है उसको C22 से। सिमिलरली A11 का जो कोफैक्टर है उसको C11 से रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर A21 का जो कोफैक्टर है उसको C21 से रिप्रेजेंट करूंगा। सिमिलरली Aij का जो कोफैक्टर होगा उसको मैं Cij से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट Aij का जो कोफैक्टर होगा क्या हो जाएगा, Cij होगा और ये इक्वल होगा -1 और -1 की पावर में क्या होगा I + j और यहां पर इसका माइनर Mij ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक डिटर्मिनेंट है।
अब मान लो मुझे 8 का, ये जो 8 है इसका कोफैक्टर निकालना है, मुझे फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ 8। तो ये इक्वल होगा -1 और इसकी पावर में क्या करेंगे, ये कौन से रो और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है उसका सम। तो ये देखो, ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है तो उसका सम कर देंगे। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है तो उसका सम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के माइनर से। ठीक है, अगर 8 का कोफैक्टर निकालना है तो इक्वल होगा -1 और इसकी पावर में ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है तो 3 + 2 और 8 का माइनर, तो ये इक्वल हो जाएगा -1 की पावर में 3 + 2 और 8 का अगर माइनर निकालो तो ये हो जाएगा 1, 4, 3 और 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का कोफैक्टर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली मान लो अगर मुझे 5 का कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ 5, तो 5 का कोफैक्टर निकालना होगा तो ये इक्वल होगा -1 और उसकी पावर में ये कौन से रो और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है यानी यहां पर पावर में 2 + 2 आ जाएगा और फिर उसके बाद 5 का माइनर लिख देंगे। तो 5 का माइनर हो जाएगा 1739। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का कोफैक्टर। तो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालना है ये समझ में आया। ठीक है, तो माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सारी चीजें जो तुम लोग पहले पढ़े हुए थे। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। अब यहां से नया चीजें शुरू होंगी। ठीक है, और आज यही पढ़ना, बस सीखना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना है, उसके बाद बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले मान लो 1-2 क्वेश्चन कर लो। कोफैक्टर और माइनर फाइंड करो। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो जिससे एक अंडरस्टैंडिंग हो तो डिटर्मिनेंट हम लोग समझ सके। तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिटर्मिनेंट है। तो मुझे बताओ माइनर 9 का माइनर क्या होगा, फिर माइनर 6 का क्या होगा। सिमिलरली कोफैक्टर निकालो, 3 का कोफैक्टर क्या होगा और कोफैक्टर 7 का। ये चारों वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, 9 का माइनर क्या होगा, 6 का माइनर, 3 का कोफैक्टर और 7 का कोफैक्टर। ये चारों वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। नाइन का माइनर आया,
9 का माइनर हो जाएगा -3 होगा। हाँ 9 का माइनर ये हो जाएगा, 9 का अगर माइनर निकालना है तो ये वाला रो और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 4 2 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन करना तो आता ही है, अभी इसको डिटर्मिनेंट निकालना फिर से सीखेंगे हम लोग। तो हो जाएगा 1 × 5 और माइनस में 2 × 4, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका। ठीक है, तो हो जाएगा 1 - 5 2 × 4, यानी हो जाएगा 5 माइनस में 8 -3। सिमिलरली 6 का अगर माइनर निकालना हो, 6 का अगर माइनर निकालो तो हो जाएगा 8 माइनस में 14 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का अगर कोफैक्टर निकालना हो, 3 का कोफैक्टर निकालना हो तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा तुम्हारा -3। ठीक है, और सिमिलरली अगर 7 का कोफैक्टर निकालना हो, 7 का कोफैक्टर, तो 7 का कोफैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 15 -3 अभी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है सबका। तो माइनर और कोफैक्टर निकालना आ गया सबको। अब देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर माइनर कोफैक्टर निकालना आ रहा है तब उसके बाद डिटर्मिनेंट समझ सकते हैं। तो सपोज करो कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लो, ऐसे मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट में भी ये A11 A22 और A33 ये क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। जैसे मैट्रिक्स के केस में होता है सेम वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी ये सब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट दिया गया और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो रो दिया गया है, एक रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है, इनमें से कोई भी एक रो ले लो। जैसे मान लो फर्स्ट रो ले लिया, जैसे ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू या फिर एक्सपेंशन कर रहे हैं अबाउट फर्स्ट रो, अबाउट रो 1। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है इसके अबाउट इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट रो का ये वाला एलिमेंट ले लो A11, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा A11 ले लो। ठीक है, फर्स्ट रो के अबाउट करना तो A11 ले लिया। अब A11 को क्या करो, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, A11 इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके कोफैक्टर से, प्लस सिमिलरली अब A12 ले लो प्लस A12। ठीक है, अब A12 को फिर इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा A12 C12 प्लस, अब सिमिलरली लास्ट में A13 ले लो और A13 को भी इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया रो 1 के अबाउट डिटर्मिनेंट का वैल्यू। सिमिलरली किसी भी रो के अबाउट निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अगर रो 3 के अबाउट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, रो 3 के अबाउट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा A31 और इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो C31 से। ठीक है, हर एक एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और सम निकाल दो तो जाएगा A31 इंटू C31, फिर A32 इंटू C32, फिर प्लस A33 और इसके कोफैक्टर से C33 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। और ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तुम, ये फर्स्ट रो के अबाउट कैलकुलेट करो या फिर सेकेंड रो के अबाउट कैलकुलेट करो, हर एक वैल्यू सेम आता है। ठीक है, सभी वैल्यू सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा।
जैसे यहां पर जो वैल्यू आएगा वही सेम यहां पर होगा। अब ये तो हो गया रो के अबाउट एक्सपेंशन। अब इसको हम कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मुझे कॉलम 2 के अबाउट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है कॉलम 2 के अबाउट, तो ये इक्वल होगा कॉलम 2 का कोई भी एलिमेंट, जैसे कॉलम 2 का ये एलिमेंट ले लिया A12 और इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो C12 प्लस दूसरा वाला एलिमेंट A22 और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो प्लस तीसरा वाला एलिमेंट A32 और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जिस भी रो और कॉलम के अबाउट हमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो, क्या करेंगे कि उस रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं तो अपना डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना ये समझ में आया। किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट निकाल सकते हैं, हमेशा वैल्यू सेम होगा। तो जिस रो या फिर जिस कॉलम के अबाउट निकालना हो, क्या करेंगे उस रो का एलिमेंट लेंगे और उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट को और फिर सबका सम कर देंगे। ठीक, तो वही यहां पर ये पूरा लिखा हुआ है और डिटर्मिनेंट के वैल्यू को वही तुम्हारा डेल्टा जो पहले बताया था उससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक कोई डाउट? जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो एक डिटर्मिनेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस डिटर्मिनेंट का मान लो वैल्यू निकालना हो। ठीक है, इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो, तो मान लो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम रो 1 के अबाउट निकालते हैं। पहला केस लेते हैं, इसको रो 1 के अबाउट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा रो 1 यानी 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफैक्टर से 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस ये जो 2 है 2 को भी इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस ये जो 3 है इसको भी इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3। ठीक है, तो रो 1 के हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। अब 1 का कोफैक्टर बताओ क्या होगा 1 का कोफैक्टर, तो अगर 1 का कोफैक्टर निकालना तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 और 1 कौन से रो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो 1 + 1 और माइनर हो जाएगा 1 का इंटू माइनर ऑफ 1। ठीक है, फिर प्लस अब ये 2 और 2 का कोफैक्टर निकालना है, ये जो 2 है इसका कोफैक्टर निकालना है, ये हो जाएगा -1 और उसकी पावर में ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इंटू इसका माइनर ऑफ 2 प्लस 3 इंटू अब 3 का कोफैक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 और इसकी पावर में ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम और फिर इसका माइनर ऑफ 3। ठीक है, 3 का माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो बन गया तुम्हारा, ये पूरा हो जाएगा 1 इंटू 1 का माइनर बताओ 1 का माइनर, तो 1 का माइनर हो जाएगा 5 6 8 9 प्लस ये 2 और इसकी पावर में ये -1 की पावर में 3, तो ये हो जाएगा -2। इसीलिए देखो जब एक्सपेंशन करते हैं तो यहां पर इसको माइनस साइन के साथ लेते हैं, ये माइनस साइन के साथ लेते हैं ना, देखो यहां पर माइनस आ गया है तो ये रीजन होता है। तो -2 अब 2 का माइनर ले लो, तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा 2 का माइनर हो जाएगा 4 6 7 9 प्लस 3
इंटू -1 की पावर में ये प्लस हो जाएगा और 3 का माइनर हो जाएगा 4, 5, 7, 8। ठीक है, तो जो पहले डिटर्मिनेंट निकालते थे अब वो समझ में आया कि ये डिटर्मिनेंट वैसा क्यों निकालते हैं, ये कहां से आता है, इसको माइनस साइन क्यों लेते हैं, इसको प्लस के साथ क्यों लेते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पहले देखे थे। ठीक है, अब इसका अगर कैलकुलेशन करो तो 1 इंटू ये हो जाएगा 45 माइनस में 48 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 36 माइनस में 42 और प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 32 माइनस में 35। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहां से हो जाएगा -3 और यहां पर अगर कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट था इसका वैल्यू आ गया 0। तो ये समझ में कोफैक्टर और माइनर का यूज करके कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। सिमिलरली देखो, अगर ये जो 2/2 का हम लोग डायरेक्टली निकाल रहे हैं इसका भी कोफैक्टर और माइनर का यूज करके निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो डेल्टा एक डिटर्मिनेंट दिया है 1, 2, 3, 4। अब इस डिटर्मिनेंट का मान लो वैल्यू निकालना है। अब इसको कॉलम 2 के अबाउट निकालते हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कॉलम 2 के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, तो कॉलम 2 के अबाउट अगर निकालेंगे तो कॉलम 2 का एलिमेंट 2 और इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस यहां पर 4 है तो 4 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कोफैक्टर ऑफ 4। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से हो जाएगा 2 और मल्टीप्लीकेशन में 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 का कोफैक्टर निकालो तो 2 का कोफैक्टर यानी -1 की पावर में 2 है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम और 2 का फिर यहां पर हो जाएगा माइनर ऑफ 2 प्लस 4 इंटू 4 का कोफैक्टर यानी -1 और ये तुम्हारा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है और इसका माइनर ऑफ 4। ठीक है, तो यहां से इक्वल हो जाएगा, ये बन जाएगा -2, ये -1 की पावर में 3 है तो ये हो जाएगा -2 और 2 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर यहां से देखो तो ये है 3। ठीक है, प्लस 4 और -1 की पावर 4 ये 1 होगा और माइनर ऑफ 4 का अगर माइनर देखो तो ये 1 है तो 4 का माइनर हो गया 1। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखो 1 ये 4 इंटू 1 को 1 इंटू 4 लिख दो और माइनस में यहां पर ये जो 2 इंटू 3 था इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू 3। देखो हम लोग यही करते थे ना कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 4 का, 1 इंटू 4 फिर माइनस साइन के साथ 2 और 3 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैसा क्यों निकालते हैं ये समझ में आया। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 माइनस में 6 यानी माइनस का 2। ये समझ में आया कि 2/2 और 3/3 का कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है। सिमिलरली अगर मान लो 4/4 डिटर्मिनेंट का तुम्हें वैल्यू निकालना हो, वैसे तुम्हारे एग्जाम में तो आता नहीं है 4/4,
जैसे मान लो अगर 4x4 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है 4 ऑर्डर का। अब मान लो इसका वैल्यू अगर निकालना हो और वैल्यू मान लो सेकेंड कॉलम के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कर लेते हैं कि मान लो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, अच्छा ये 4/3 हो गया, हो जाएगा 13 14 15 16। तो इसको मान लो सेकेंड रो के अबाउट इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे सेकेंड कॉलम के, तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर ऑफ 2, फिर प्लस साइन आएगा, फिर 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर ऑफ 6, ठीक है। फिर प्लस 10 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर ऑफ 10, फिर प्लस नेक्स्ट बचा 14, तो 14 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 इंटू कोफैक्टर ऑफ 14, ठीक है। तो 14 इंटू 14 का कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो ये जो पहला वाला डिटर्मिनेंट हम लोग निकाले थे, ये पहला वाला जो डिटर्मिनेंट, ये हमने रो 1 के अबाउट एक्सपेंशन करके निकाला था। अब इसको किसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन करके निकालते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमने ये लिया था डेल्टा इक्वल टू, ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट था। अब मान लो इसको कॉलम 3 के अबाउट निकालते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं कॉलम 3 के अबाउट, ठीक है। तो कॉलम 3 के अबाउट अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉलम 3 का एलिमेंट 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर ऑफ 3। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लो, यहां पर कोफैक्टर ऑफ 3 C3 लिख दो, कोफैक्टर ऑफ 3 प्लस, फिर उसके बाद 6 एलिमेंट आ जाएगा 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के कोफैक्टर से, फिर प्लस 9 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के कोफैक्टर से, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम 3 के अबाउट इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। तो कॉलम 3 का एलिमेंट 3, फिर इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 6 और इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 9 और इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से वैल्यू लिखो सारा, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 3 और 3 का जो कोफैक्टर होगा ये क्या होगा -1 और इसकी पावर में 3 कौन से रो और कौन से कॉलम में है, ये देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो 1 + 3 और फिर माइनर ऑफ 3 आ जाएगा, फिर प्लस नेक्स्ट लेंगे 6, यहां पर प्लस में आ जाएगा 6 और यहां पर 6 का कोफैक्टर, तो 6 का कोफैक्टर यानी -1 की पावर में 6 कौन से रो और कौन से कॉलम में है, तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। जो 6 है ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, फिर यहां पर आ जाएगा माइनर ऑफ 6, फिर प्लस यहां पर 9 है, तो 9 और मल्टीप्लीकेशन में यहां पर 9 का कोफैक्टर लिखना है, तो जो 9 का कोफैक्टर होगा ये हो जाएगा -1 और इसकी पावर में 9 देखो तुम्हारा थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो -1 की पावर में 3 + 3 और माइनर हो जाएगा 9 का, ठीक है। तो यहां से डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 3 और -1 की पावर में 4, तो ये हो जाएगा 1 और माइनर ऑफ 3, और 3 का माइनर क्या होगा, अगर 3 का माइनर लिखना है तो 3 का माइनर देखो 4 5 7 8 हो जाएगा, 3 का माइनर हो जाएगा
4 5 7 8, फिर प्लस 6 और यहां पर -1 की पावर में 2 + 3 5, यानी यहां पर हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 6 और यहां पर आ जाएगा 6 का माइनर अगर लिखो तो हो जाएगा 1 2 7 8। 6 का माइनर हो जाएगा 1 2 7 8, फिर प्लस और यहां पर देखो ये हो जाएगा 9 और -1 की पावर 3 + 3 6, तो ये हो जाएगा 1 और 9 का अगर माइनर लिखें तो 9 का माइनर हो जाएगा 1 2 4 5, तो ये हो गया 9 का माइनर। अब ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करो इस पूरे को, तो यहां से डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 32 माइनस में 35, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस में 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 माइनस में 14, फिर यहां पर प्लस 9 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस में 8 से। तो अब ये पूरा कैलकुलेशन करो तो हो जाएगा 3 माइनस में 3 यानी -9 और यहां पर हो जाएगा 6 इंटू माइनस में 6 यानी 30 का 6 और यहां पर हो जाएगा 9 इंटू -3 यानी -27। तो यहां से भी देखो वैल्यू क्या आ गया 0। 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा -36 + 36, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रो 1 के अबाउट इसका एक्सपेंशन करके देखा। अब हमने इसको कॉलम 3 के अबाउट इसका एक्सपेंशन किया, तो दोनों का वैल्यू देखो सेम आ रहा है। यहां पर भी डेल्टा 0 आया है और रो 1 के अबाउट भी किए थे तो डेल्टा 0 आया था। तो यहां से ये कंक्लूजन है कि तुम चाहे किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो ऐसे माइनर कोफैक्टर ये सब नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना है, इतना डिटेल में करके नहीं करना, उसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही जैसे पहले हम लोग किए थे वही वाले मेथड सब यूज करोगे। और जैसे मान लो डेल्टा इक्वल टू वही सेम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पूरे का मान लो डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसको मान लो हम सेकेंड रो के अबाउट करते हैं, इसको सेकेंड रो के अबाउट इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रो के अबाउट डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहां पर 4 लेंगे। ठीक है, और 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है -1 और -1 की पावर में क्या आएगा, ये देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ो और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा 18 माइनस में 8 इंटू 3 24, फिर +5 और -1 की पावर में 5, देखो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, तो 2 + 2 और 5 का ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो हो जाएगा 1 इंटू 9, यहां पर हो जाएगा 9 माइनस में 21। ठीक है, और फिर +6 और -1 की पावर में ये हो जाएगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट छोड़ करके मल्टीप्लाई कर दो तो 8 माइनस में 14 हो जाएगा, 8 माइनस में 14। तो इस पूरे का वैल्यू यहां से डायरेक्टली निकाल लेंगे, तो हो जाएगा -4 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है -6 से, फिर प्लस का 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 12 से, और प्लस का 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। ठीक है, यहां पर कुछ गलती किए हैं, अच्छा हाँ, यहां पर ये -6 होगा, ये हो जाएगा 6 इंटू -1, तो हो जाएगा माइनस का 6 और उधर से भी -6, तो ये हो जाएगा 24
माइनस में 16 प्लस 36, यह भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब ये देखो, ये जो -1 की पावर में ये बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको हमेशा ना लिखना पड़े, इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए याद कर लो कि अगर देखो 2/2 का निकालना तो वो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, वहां पर माइनस प्लस नहीं देखते हैं। अब 3/3 का अगर निकालना हो, 3/3 का ऐसे 1 2 3 4 5 6, या फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। ठीक है, आज जैसे डेल्टा ये लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब यहां पर बताओ, अगर मैं 1 लेता तो इसके साथ -1 की पावर में क्या आता, 1 + 1 आता। सिमिलरली अगर 2 मैं लूंगा तो -1 की पावर में 1 + 2 आ जाएगा, और 3 लेंगे तो -1 की पावर में 1 + 3 आ जाएगा। सिमिलरली 4 के केस में क्या होगा, -1 की पावर में, ये देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में तो 2 + 1, 5 के लिए -1 की पावर में 2 + 2, और 6 के लिए हो जाएगा -1 की पावर में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो 2 + 3। 7 के लिए -1 की पावर में ये देखो हो जाएगा 3 + 1, और 8 जो है इसका -1 की पावर में ये हो जाएगा 3 + 2, और ये हो जाएगा -1 की पावर में 3 + 3। ठीक है, तो सभी के लिए -1 की पावर में क्या क्या आएगा वो देख लिया। अब इसमें ये देखो -1 की पावर में 2, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा प्लस। अब यहां पर देखो -1 की पावर में 3, यानी यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3, यहां पर है -1 की पावर में 1 + 3 यानी 4, यानी यहां पर प्लस साइन आ जाएगा। अब सिमिलरली नेक्स्ट यहां पर -1 की पावर में 2 + 1 यानी 3, तो -1 की पावर में 3 नेगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाला यहां पर लिखो तो यहां पर प्लस साइन होगा, और यहां पर देखो तो यहां पर भी माइनस साइन होगा, यहां पर भी माइनस साइन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहां पर देखो तो यहां पर प्लस साइन होगा, और सिमिलरली यहां पर तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा निगेटिव और यहां पर प्लस। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से प्लस वाला मिटा दो। ठीक है, प्लस वाले जितने भी थे सबको मिटा दिया। तो अब देखो यहां पर क्या बचा, ये ऐसे एक रेक्टेंगल बना दो इनको मिला करके, तो ये जो सारे एलिमेंट होंगे इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे और बाकी के साथ प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, जब भी एक्सपेंशन करना है तो ये वाले जो एलिमेंट है इसके साथ माइनस साइन और बाकियों के साथ प्लस साइन लगाएंगे। जैसे इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब अगर मान लो मुझे इसका एक्सपेंशन करना है सेकेंड कॉलम के अबाउट। ठीक है, सेकेंड कॉलम के अबाउट, इसके अबाउट इसका एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, आप ये चेक करो कि माइनस साइन कहां कहां लगेगा। तो माइनस साइन इन सारे एलिमेंट के साथ लगता है, ये 2 ये 4 8 और 6 के साथ माइनस साइन लगता है। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर एक्सपेंशन करें यानी 2 पर माइनस साइन और 8 पर माइनस साइन आएगा, और प्लस पे 5 आ जाएगा। तो ये कहां पर माइनस और कहां पर प्लस आएगा, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो। तो -2 और यहां पर 8 पे माइनस साइन और यहां पर प्लस होगा, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 2 के साथ माइनस, यानी माइनस का 2, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1, ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट कर दो तो हो जाएगा 4 × 9 36 माइनस में 40 का 2। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर 5 हो जाएगा,
तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 5 और प्लस 5, तो ये वाला रो और ये कॉलम को नेग्लेक्ट करो तो हो जाएगा 9 माइनस में 21, और फिर यहां पर देखो 8 माइनस साइन के साथ है तो हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस 8, ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट करो तो हो जाएगा 6 माइनस में 12, ये हो जाएगा 6 माइनस में 12। तो इसका कैलकुलेशन करो तो हो जाएगा -6 इंटू 2 12, और ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 5, ये हो जाएगा 60, और यहां पर आएगा 6 जाएगा 48, अच्छा ये -16 आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखो इसका यहां से वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को अगर निकालना तो ऐसे जल्दी से शॉर्टकट तरीके से निकाल लेंगे, तो को फैक्टर माइनर वगैरह उतना लिखने का जरूरत नहीं होता है, और तुम्हारे एग्जाम में भी को फैक्टर माइनर उतना नहीं पूछता, बस डिटर्मिनेंट का कैसे वैल्यू निकालना है वो पता होना चाहिए, और वो तुम्हें आता है। डिटर्मिनेंट का कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो प्लस माइनस साइन वाला था पहले नहीं पता था, लेकिन अब एक आइडिया लग गया ना कि प्लस कहां पे लगेगा, माइनस कहां पे लगेगा और क्यों आता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए तुम लोगों का कोई होमवर्क वगैरह नहीं है, और मैं नोट्स वगैरह तुम लोगों को भेज दूंगा जो भी है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं।